नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक सचिन बुधौलिया जी। सचिन जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सचिन जी, इस सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई है डेमोग्राफी चेंज को लेकर। वो कमेटी अपनी सिफारिश भी देगी कि करना क्या है और ये समस्या कैसे हुई। इस बारे में आपका क्या मानना है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसका कुछ असर होगा भी जो कमेटी रिपोर्ट देगी तो? देखिए, ये जो कमेटी का गठन किया गया है, इसमें एक तो ये है कि ऊपर से सतही तौर पर जो लोग इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक आधार पर कर रहे हैं, मगर मेरा जो मानना है या मेरी समझ है वो ये कहती है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें अगर आप देखें कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो केवल देश में एक या दो प्रांत में नहीं है, ये अनेक प्रांतों में है और ऐसे प्रांतों में जो सीमावर्ती है। तो सीमावर्ती क्षेत्र में अचानक से आप देख रहे हैं कि 4-5 साल में एक असामान्य घोषित किसी एक समुदाय विशेष की अधिक आबादी बढ़ जाने के कारण से जो जनसंख्या का अनुपात है वो बिगड़ रहा है और वो बिगड़ करके उसके साथ साथ यहाँ पर एक क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं और वो अपराध ऐसे भी हैं जो सीमा पार से जुड़े हुए अपराध हैं। कई बार आप देखते हैं आपका राज्य उत्तराखंड का अगर मैं उदाहरण दूं तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी से लेकर के धारचूला तक पूरी जगह पर कई जगहों पर इस प्रकार की शिकायतें सरकार को पहले से आ रही हैं। राज्य सरकार भी इस चीज को लेकर के चिंतित रही। नेपाल बेल्ट का जो भी था और उसमें लेकर के सरकार की तरफ से ये चिंता मानी गई थी कि इस प्रकार से जहां से अपराध हो रहा है, तस्करी हो रही है, हथियारों की भी तस्करी हो सकती है, नशीले पदार्थों की तो होती ही है, मानव तस्करी भी हो सकती है। तो इसको लेकर के ये एक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट का विषय आ रहा है। आपको ध्यान में होगा कि 2-3 वर्ष पहले एक स्थान पर ये हल्द्वानी में ही एक एरिया में जो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर के बड़ा संघर्ष था, फिर वो मामला हाईकोर्ट चल गया और उसमें किस प्रकार से कितना तूल दे एक अतिक्रमण हटाने के अभियान को कितना तूल दे दिया गया था। ये सारी चीजें जो है, चल देखिए एक उत्तराखंड जो है भारत का तीर्थ स्थल है और उसको हम लोग देवभूमि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहां पर हमारे सनातन धर्म के अनेक केंद्र हैं, जहां पर मंदिर हैं, बड़े पवित्र और पूजनीय हैं। वहां पर अगर डेमोग्राफिक चेंज बढ़ रहा है और कल के दिन वहां पर किसी प्रकार के कोई इस प्रकार के संप्रदाय के षड्यंत्र करना या तीर्थयात्रियों को नुकसान पहुंचाना या इस प्रकार की कोई घटना की कोई जो है कई तरह के सुराग मिले थे, सरकार के पास इंटेलिजेंस के पास में इनपुट आए थे, उसके आधार पर भी ये माना गया। फिर दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपको ध्यान में है कि मणिपुर में पिछले 2 वर्षों से किस प्रकार की स्थिति है। वहां पर म्यांमार के अंदर रखाइन प्रोविंस के अंदर कुछ वहां पर अशांति हुई थी, उपद्रव हुए थे और उसके बाद में बड़ी संख्या में वहां पर चिन्ह समुदाय के लोगों ने मणिपुर में मिजोरम में बहुत ये किया था, पलायन किया और वो शरणार्थी बनकर आए। करीब 40,000 की संख्या तो मिजोरम में थी। तो मिजोरम के जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय जनजाति हैं, वो चिन्ह समुदाय के लोग जो सीमा के पार म्यांमार में रहते हैं उनको अपना है मानते हैं। अभी जिस धर्म को मानते हैं ईसाई धर्म को मानते हैं। इसी प्रकार से मणिपुर में भी जो है वो कुकीज और चिन्ह का संबंध है, तो कुकीज भी ईसाई है और चिन्ह भी है। तो वो एक कुकी और मेटी समुदाय के बीच का जो एक जनसंख्यकीय अनुपात होता है वो बिगड़ रहा था और मेटी समुदाय को हिंदू सनातन परंपरा का पालन करने वाला हम लोग जानते हैं। तो वो वहां पर जो संघर्ष हो रहा है ईसाई वर्सेस वो करके, हम लोग ने ये भी देखा कि पीछे कुछ दिन पहले ही आपको ध्यान में होगा कि उत्तर पूर्व में तो कुछ विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं जो ड्रोन इत्यादि की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे थे, जो पूर्वोत्तर के कुछ उग्रवादी संगठनों को, और उसमें विशेष रूप से कुछ मणिपुर या मिजोरम के कुछ संगठन भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सब बातें जो है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा सीधा खतरा है और इसको लेकर के सरकार ने पहले ही दरअसल
आज का जो नोटिफिकेशन आज आया है, ये अभी की तो बात है नहीं। 15 अगस्त, पिछले वर्ष 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी लाल किले से कि हम इस प्रकार का एक ये बॉम्ब बनाएंगे। सितंबर में अभी सूचना भी इसकी उसको नोटिफाई भी किया गया था। अभी जो है वो कमेटी को बना दिया गया है फॉर्मली, और ये कमेटी अब काम करेगी। देखिए, ये सब चीजें इस आधार पर भी है कि अभी जनगणना भी आरंभ हो चुकी है देश की। तो ये कमेटी जो है वो जनगणना के पुराने आंकड़ों का अध्ययन करेगी, तब तक नए आंकड़े भी आ जाएंगे, उसको वेरीफाई तुरंत करती चलेगी, और उसके साथ ही सरकार को इस बात की सिफारिश देगी, क्योंकि अभी इसका स्पष्ट आया नहीं है, लेकिन एक सामान्य समझ के आधार पर आप कह सकते हैं कि जनसंख्या के जो आंकड़े आएंगे वही एक्चुअली टूल होगा, उसी के आधार पर ही ये चीजें तय होंगी कि कहाँ जनसंख्यिकीय अनुपात में बदलाव आया। 2011 का आप आंकड़ा देखेंगे 15 साल में कहाँ कहाँ जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन आया। वैसे ही अगर पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखें तो जनसंख्या के अनुपात में अगर आप शुरुआत से देखते रहे तो हिंदू कभी 84% से अधिक होते थे, 84.2% होते थे, अभी 79.8% रह गए हैं। तो वो लगभग 4.5% हिंदुओं की आबादी कम हो चुकी है देश में। इसी प्रकार से मुस्लिम आबादी 9.8% थी, वो बढ़कर के 14.2% कुछ ऐसा हो गई है। तो ये जो है, ये डेमोग्राफिक जो बदलाव हो रहे हैं उसके कारण से सामाजिक दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, सांप्रदायिक तनाव हो सकते हैं, आतंकवाद की, दंगों की, इस प्रकार की घटनाएं हो सकते हैं। ये सरकार इस प्रकार के कोई चांस नहीं लेना चाहती। एक शांतिपूर्ण और एक शांतिपूर्ण समाज होगा तभी वहां समृद्धि आती है, तभी वहां विकास होता है। तो इसको आपको केवल इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए, देश की सुरक्षा को लेकर के ही इसको इसका माना जाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे ये आंकड़े आते हैं कि भारत के लगभग 1/4 जिले जिनमें डेमोग्राफी कुछ न कुछ तरीके से बदल गई है, और ये पूरे हैं, ये नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, नॉर्थ ईस्ट तो है ही, असम तो हो ही गया, इधर गुजरात की तरफ अभी जो द्वारका पीठ हुआ है वहां पर देखिए जो कैसे उन्होंने डिमोलिश किया था कई चीज है ना, वो पूरे टापू पे कब्जा हो गया। पंजाब में दूसरी तरह की हो गई, वहां पे गुरु के स्थान के चारों तरफ ईसाई बाउल हो गया। तो कई तरह की चीजें हैं। एक तो डेमोग्राफी है कि दूसरी तरह से लोग आए, जैसे उत्तराखंड में हल्द्वानी में आए, बनफूलपुरा में, ये सब उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहीं बाहर से आए लोग हैं वो। और यहाँ पे जो पंजाब है उसमें धर्म परिवर्तन कर दिया लोगों ने। तो इन चीजों पे जो लगता है कि ये रिपोर्ट आएगी तो सरकार उस पर कुछ करेगी फिर एक्शन, क्योंकि उस कमेटी का काम तो सिफारिश देना है। वो जो सिफारिश है कुछ तो देगी, उसमें तो कई लोग हैं। मैं एक बार जरा अपने पाठकों को बता, दर्शकों को बता दूं कौन कौन लोग हैं इसमें। ये जो हाई पावर कमेटी है, इसमें अध्यक्षता है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, ये इसके हेड हो गए। इसके अलावा 3 और सदस्य हैं इसमें। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, ये सेवानिवृत्त IAS है। श्री बालाजी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त IPS है। और एक और है डॉक्टर शमिका रवि, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। अब ये जो लोग आएंगे, इनकी रिपोर्ट तो आएगी, तो रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार क्या कर पाएगी? एक चीज और जोड़ दूं आपको, आपने पंजाब का उल्लेख किया कि पंजाब में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो वहां पर दरअसल केवल ये इस्लाम के धर्म परिवर्तन वाला मामला नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा एक विषय है। आपने देखा होगा कि अभी तमिलनाडु के जो चुनाव के नतीजे आए, तमिलनाडु में अनौपचारिक रूप से कुछ अधिकारियों से, जो बड़े जिम्मेदार लोग थे, उनसे जब हमारी एक बार पिछले कुछ समय पूर्व एक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि इस बार की इलेक्शन में जो है वो मिशनरीज और ईसाई जो है शक्ति है वो आपको दिखाई देगी। तब पूरी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये जो वहां पर बताया गया क्रिप्टो क्रिश्चियंस है, मतलब क्रिप्टो क्रिश्चियंस का सेंस ये है कि धर्म परिवर्तन आप कर ले रहे हैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड में आप नहीं ला रहे हैं। रिकॉर्ड में क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि आपको सरकार से आरक्षण समेत कई तरह के लाभ मिलते हैं, जो आपको जाति के आधार पर मिलते हैं। आपको धर्म के आधार पर अगर आप धर्म परिवर्तन करके जा रहे हैं तो फिर आप लाभ से वंचित हो जाते हैं। और इस देश में आप जानते हैं कितनी पुरानी मांग है कि भाई दलित ईसाइयों को आरक्षण दीजिए, आप फलाने को दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार विषय आया, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही कहा कि भारत में जो भी आरक्षण प्रदान किया गया था संविधान में, ये जातीय और भेदभाव के आधार पर, सामाजिक भेदभाव कुरीतियों को मिटाने के लिए किया गया था।
धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान भारत में नहीं था। तो इसी तरह से पंजाब में भी क्रिप्टो क्रिश्चियंस की संख्या बहुत तेजी से साथ बढ़ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। अब इसको डील कैसे किया जाएगा? तो डील केवल इसी तरह से किया जाएगा कि जब डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं तो ये दो तरह की चीजें हो रही है। कुछ लोगों को बाहर से ले जाकर के वहां पर बसाया जा रहा है या बसने दिया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जिस समुदाय के, जिस जाति के, जिस धर्म के, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया गया, इसके कारण से समाज में डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय या समुदाय के इस तरह का बदलाव आ गया। तो ये दो तरह से है और वो दोनों ही चीजें खत्म है, क्योंकि इस्लाम और ये क्रिश्चियनिटी इंडिया जो है, इनकी धार्मिक विश्वास आस्था के केंद्र जो है वो भारत के बाहर है। और वो भारत के बाहर है तो फिर वहां पर ये मानते हैं कि भाई कल के दिन कोई अगर विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियां अगर कुछ उत्पाद करते हैं या कोई गलत प्रकार का कोई काम करते हैं तो फिर वहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे सुरक्षा के लिए अंदरूनी तौर पर एक खतरे का कोई बन जाए, इस प्रकार की आशंका एक रहती है। तो इसको देखने के लिए ये कमेटी जो है, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं तो ये एक मिक्स कमेटी है। आपने खुद ही अभी बताया, एक प्रशासनिक पूर्व अधिकारी है, एक पुलिस के हैं, वो कानून व्यवस्था की दृष्टि इस पर डालेंगे, एक प्रशासनिक विषयों को देखेगा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं इसके लेकर एक अर्थशास्त्री है, गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव वो भी इसमें सदस्य हैं। तो उनका काम यही होगा कि इसको हम किस प्रकार से हम परिभाषित करें, तो वो फाइनली वो काम करेंगे। और न्यायमूर्ति जो है वो समग्र चीजों को देख करके अपनी एक राय उसमें व्यक्त करेंगे। बहुत संतुलित प्रकार से उसका कंपोजिशन तो बहुत अच्छा बनाया गया है। और फिर जब एक बार उसकी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, मुझे लगता है तो उस रिपोर्ट की आउटकम जब निकलेंगे तो उसमें दो तरह की चीजें आएंगी। पहली चीज तो हुआ क्या क्या है, कैसे हुआ है, ये भी आएगा उसमें। करना क्या चाहिए इसकी सिफारिश भी तो वो लोग करेंगे। तो जब वो सिफारिश आएंगी कि क्या करना चाहिए तो उसके आधार पर फिर चीजों को उसके ऊपर एक्शन को लेकर के एक अलग जो है उसकी रणनीति बनाई जाएगी। तो उसके विषय में वो तभी चीजें पता चलेगी। अभी इस बारे में हमें लगता है कि और कोई इसमें बताना तो ये बताएगा भी नहीं। अच्छा, एक और चीज है, वैसे किसी का मतलब इसे ध्यान नहीं जा रहा है कि मुस्लिम आबादी ठीक है, ईसाई है, लेकिन एक नवबौद्ध जो मूवमेंट चल रहा है, बौद्धों से हट के, जो पुराने बौद्ध है वो अपने जीवन में मस्त है, मेरे बहुत लोगों से बात होती है, लेकिन जो नवबौद्ध एक टारगेट लेके सोशल मीडिया में लगे हैं, हालांकि मैं हिंदू दलितों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नवबौद्धों की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर अम्बेडकर के समय पे कन्वर्ट हुए थे, उसी लाइन पे जो है वो तो पूरे तौर पे कहते हैं कि हम कन्वर्ट होके हिंदू आबादी को माइनॉरिटी में लाना चाहते हैं। अब आप जैसे अभी कह रहे थे कि कितने प्रतिशत जो है अब हिंदू घट गए हैं ना, 4-5%। अब यदि ये भी हो जाते तो घटेगा ही आंकड़ा, तो जो जनसंख्या में आगे कमी होगा। क्या ये जो कमेटी है ये इस नवबौद्ध जो आंदोलन चल रहा है, कन्वर्ट उसमें दलित लोग हो रहे हैं और भी, तो उस पर भी क्या सोच सकती है क्या, या उस पर विचार करेगी? ये भी तो चेंज ही है। तो मुझे लगता है कि पहलू जितने हैं उन सब चीजों को तुम देखना ही चाहिए कि कौन कौन से पहलू हैं, मगर नवबौद्ध वाला कोई बहुत प्रभाव डाल पाएगा अभी तो ऐसा बहुत दिख नहीं रहा है। कुछ छोटी जो क्वार्टर्स है वहां पर हो सकता है कि कुछ चीजें हो, लेकिन बुद्ध हो या जैन हो या सिख हो, जो भी हो, इनकी जो फिलॉसफी रही है, जो दर्शन इनका रहा है, ये दर्शन कभी सनातन या उसके विरुद्ध नहीं रहा। ये यहीं से ही निकले, ओंकार परिवार हम लोग बोलते हैं कि ओंकार परिवार के ही सब सदस्य हैं जाकर के, और ये समाज सुधार के लिए कुछ अपनी कई सामाजिक कुरीतियां आती ही हैं। एक इतनी बड़ी यात्रा रही है, हजारों लाखों वर्षों की सनातन की यात्रा है। तो इसमें वो लोगों ने एक विश्वास लेकर के उन्होंने अपने कुछ शिक्षाएं कभी एक दूसरे से कोई टकराव वाली नहीं है, वो कभी किसी एक दूसरे के प्रति भेदभाव वाली कोई इस प्रकार की फिलॉसफी उनकी नहीं है। तो नवबौद्ध वाला जो आप कह रहे हैं, ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है कि इस प्रकार से जबरदस्ती का एक ग्रुप बना करके खड़ा कर दो और उसको टकराव के रास्ते पर ले जाओ, क्योंकि क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का एक टकराव की स्थिति हो भी सकती है, बदल भी जाए तभी, क्योंकि धार्मिक विश्वास और उनकी शिक्षाएं बहुत अलग प्रकार की हैं। जैसे मुस्लिम्स में वो अपना एक जो है वो उपासना पद्धति को लेकर के और ईश्वर की अपने जो उनकी आस्था है अल्लाह को लेकर के, उसको लेकर के ये उनका दूसरी फिलॉसफी है और वो इसमें मानते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरा कोई नहीं।
ईसाइयों में भी ये होता है जाकर के उनकी आपस के टकराव रहते हैं। अब इस टकराव में आप हिंदू को और सनातन धर्म को अगर आप ड्रैग करके लेकर के आना चाहते हैं और लड़ करके खत्म करवाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज कामयाब हो पाएगी, क्योंकि हिंदू कभी भी या सनातन धर्म में कभी भी किसी को किसी दूसरे धर्म से, मजहब से, पूजा पद्धति से, उपासना पद्धति से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और उन्होंने कहा भाई हम भी पूजा कर रहे हैं, तुम बगल में बैठ के पूजा कर लो, अपने समय जैसे अच्छी लगे वैसे तुम कर लो, उसी ईश्वर को एक ही है, उसी को तुमको मानना है जाकर के, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर ये बाकी लोग नहीं कह रहे हैं, या नौ बौद्ध हैं, अगर आप उसको लेकर के कोई संघर्ष या कटाव की स्थिति अगर वो पैदा करना चाहते हैं, तो वैसा हो भी पाएगा तो नहीं हो पाएगा, ये हमको लगता नहीं है कि अभी ये कोई कामयाब हो पाएगा। हाँ, कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है, कुछ आपको छोटे छोटे इंसिडेंट देखने को मिल जाए, मगर ये ओवरऑल इसका कोई इम्पैक्ट बहुत अभी होगा ऐसा दिखता नहीं। हाँ, वैसे वो पॉलिटिकली लोग हैं जो ये कर रहे हैं, आम आदमी से कोई उस नहीं है, चाहे बौद्ध पूजा नौ बौद्ध है जो भी है। लेकिन हाँ, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो कमेटी बनी है वो अपनी अच्छी सिफारिश देगी और उस सिफारिश पर सरकार अमल भी करेगी, नहीं तो बहुत ही ये मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि लगातार जो हिंदू सनातन जो आबादी घट रही है वो देर सवेर फिर यदि घटती गई तो फिर तो हालात अफगानिस्तान जैसे हो जाएंगे। सचिन जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी आएंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।